दोस्तों, आज की कहानी है। पहले कन्यादान होती थी, अब पुत्र दान। कल बेटी पराया धन थी, आज बेटा पराया धन है। पार्ट 2। श्री कांता जी के सामने भी वह उनकी माँ की निंदा करती। जब अपने बारे में कहने को अधिक नहीं बचता तो अपनी देवरानी को माध्यम बनाकर वह सास में खोट निकालती रहती। एक दिन कहने लगी, उस बेचारी को तो सबके खाने के बाद अंत में बचा खुचा खाना मिलता है। मैंने सोचा, इसकी हर बात तो झूठ नहीं हो सकती। मैं इसकी सास से मिली ही कितनी हूँ जो उन्हें पूरी तरह से जान सकूं। आखिर हमारी छुट्टी पूरी हुई और हम दोनों अपने घर लौट आए। कुछ ही दिनों बाद सूचना मिली कि बिटिया की सास अर्पणा जी बीमार है। चंद्रा और श्रीकांता जी उन्हें देखने गए थे। हमारा कार्यक्रम देर से बना, इसलिए जब हम पहुंचे तब तक वे दोनों वापस जा चुके थे। अर्पणा जी की तबीयत भी कुछ सुधर गई थी, पर कमजोरी काफी थी और डॉक्टर ने अभी उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी थी। मैंने गौर किया, चंद्रा की देवरानी जितनी हंसमुख है उतनी ही कर्मठ भी। वह बड़े मन से अपनी सास अर्पणा जी की सेवा में लगी रहती। मैंने यह भी देखा कि वह खाना सबसे आखिर में खाती है। सास बिस्तर पर पड़ी पड़ी उसे पहले खाने के लिए कहती रहती। एक दिन मैंने भी टोका, सुस्मिता बेटा, तुम भी सबके साथ खा लिया करो ना, रोज रोज देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। वह हंसती हुई बोली, बच्चे स्कूल से देर से आते हैं, इसलिए उन्हें खिलाए बिना मुझसे खाया नहीं जाता। कभी ज्यादा भूख लग जाए तो उनसे पहले खाने बैठ जाऊं तो ग्रास मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। हाँ, माँ का मन तो कुछ ऐसा ही होता है। मैं बोली, बच्चे खाने में देर भी बहुत लगाते थे। दोनों ही छोटे थे और उन्हें बहला फुसलाकर खिलाने में काफी समय लग जाता था। बिटिया रानी को यह सब बतलाती तो वह कहती, अरे तुम नहीं जानती मेरी सास का असली रूप। उनके डर से ही तो वह बेचारी दिन रात भूखी प्यासी लगी रहती है और सबसे आखिरी में खाती है। बहुओं के प्रति उसकी सास के निर्छल स्नेह में मुझे तो कोई बनावट नजर नहीं आई थी, लेकिन मेरी बिटिया रानी को कौन समझाए। वह तो अपने पति श्री कांता जी के कान भी उनकी माँ के विरुद्ध झूठी सच्ची बातें कहकर भरती रहती। नमक मिर्च लगाकर कही गई उसकी झूठी बातों पर धीरे धीरे जमाई जी यकीन भी करने लगे थे। जमाई जी और बच्चे सुबह के गए शाम को घर लौटते थे। चंद्रा अकेले घर पर उबती रहती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम भी कहीं कोई काम क्यों नहीं खोज लेती, इससे वक्त तो अच्छा कटेगा ही, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी काम में आ जाएगी। मेरी बात उसे जच गई। वह अखबारों में विज्ञापन देखकर नौकरी के लिए आवेदन करने लगी। संयोगवश उसे उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी मिल गई। अब वह व्यस्त हो गई। चुगली चर्चा का वक्त उसे कम ही मिलता था। अपने पति से भी उसकी अच्छी पटने लगी। निंदा के बदले उसकी प्रशंसा ही करती कि वे घर के कामों में भी उसकी मदद करते हैं, क्योंकि सुबह दोनों को लगभग साथ ही निकलना होता है। मुझे लगा अब उसका सास का शिकायत नाम भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, लेकिन इस बार बड़े दिनों की छुट्टियों में वह ससुराल जाकर लौटी तो शिकायत का एक नया सूत्र मिल गया था। फोन उठाते ही बोली, जानती हो मम्मी, मेरी देवरानी भी पढ़ी लिखी है, चाहे तो वह भी घर से बाहर कहीं कोई काम कर सकती है, पर उसे कोई घर से बाहर कुछ नहीं करने देगा। वह बाहर जाएगी तो मम्मी जी की गृहस्थी का बोझ भला कौन ढोएगा। मैंने हाँ हूँ करके फोन रख दिया। सोचा अब तो उस गृहस्थी में देवर देवरानी के बच्चों का ही अधिक काम रहता है, जिसमें अर्पणा जी भी दिन भर छोटी बहू के साथ घर के कामों में लगी रहती हैं।
चंद्रा के ससुर जी बच्चों का होमवर्क ही नहीं करवाते, अपितु उन्हें स्कूल बस तक पहुंचाने और वापस लाने का काम भी वही करते हैं। साथ ही सब्जी राशन आदि लाने का बाहरी काम भी तो वही किया करते हैं। लेकिन मेरी बिटिया रानी कहाँ कुछ सुनने समझने के लिए तैयार थी। अचानक मेरे पति का तबादला चंद्रा की ससुराल के शहर में ही हो गया। अब तो उनके घर आना जाना लगा ही रहता। एक दिन मैंने सुष्मिता से पूछा, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, क्या तुम्हारा घर से बाहर कोई काम करने का मन नहीं करता? वह हंसी, मौसी जी अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, नौकरी करने से ज्यादा जरूरी है उनकी देखभाल करना। फिर अभी इन्हें जितना वेतन मिल रहा है वह काफी है, उससे अधिक की तो अभी जरूरत नहीं। और फिर ये शाम को अपनी छुट्टी के बाद पापा जी के बिजनेस में भी उनकी मदद करते हैं। बच्चों को तो एकदम समय नहीं दे पाते। मैं भी यदि नौकरी में व्यस्त हो जाऊं तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? यो तो माँ जी भी मुझसे कहती रहती हैं कि यदि मेरा भी नौकरी करने का मन हो तो मैं कर सकती हूँ, वे घर और बच्चों को संभाल लेंगी। पर सच कहूँ मौसी जी, अभी तो घर से बाहर कुछ करने का मेरा जरा भी मन नहीं है। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अगर मन होगा तो देखा जाएगा। चंद्रा को मैंने सुष्मिता की ये बातें बतलाई तो वह कुछ मानने को तैयार ही नहीं हुई, बस अपना ही राग अल्पाती रही। वह तो बस अपनी सास के पीछे पड़ी हुई थी। अपने पति के कान भी उनकी मां के विरुद्ध भरने में लगी हुई थी। धीरे धीरे उसे कामयाबी मिलती गई। श्रीकांता जी उसकी झूठी बातों को भी सच्ची समझने लगे और इस संबंध में अपनी मां से भी सवाल जवाब करने लगे। चंद्रा की बात पर विश्वास करके वह यह समझने लगे कि उनकी मां बहुओं पर जुल्म ढाया करती है। बिटिया के फोन से मुझे सारी खबरें मिलती रहती थी, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। अर्पणा जी के पेट में दर्द रहता था। जांच के लिए वह अपने पति के साथ कोलकाता गई। डॉक्टर ने पेट दर्द का कारण बतलाया, पेट में वायु या गैस बनाना। उन्हें कुछ दवा देने के साथ यह निर्देश भी दिया गया कि वह भूखी ना रहे और सुबह का नाश्ता तो जितनी जल्दी हो सके कर लिया करें। उनकी बात मानकर उन्होंने दूसरे दिन जल्दी नाश्ता कर लिया तो ठीक रही। यह सब उन्होंने मुझे फोन पर बतलाया। पोते पोतियों की जिद के कारण उन्हें वहाँ कुछ दिन रुकना पड़ा। घर के काम में भी चंद्रा की मदद करने लगी। जो भी विशेष व्यंजन उन्हें बनाने आते थे वह उन्हें बनाकर सबको खिलाना चाहती थी। एक दिन उन्हें याद आया कि बेटे श्रीकांता को कटहल की सब्जी बचपन से ही बहुत पसंद है। कटहल का मौसम खत्म होने को था, पर दिनेश जी कहीं से कटहल खोज ही लाए। अर्पणा जी ने बड़े मनोयोग से कटहल काटा और सब्जी बना ली। अपने पति को टिफिन देने का काम चंद्रा स्वयं ही करना चाहती थी। एक से दो बार माँ ने बेटे के लिए टिफिन तैयार कर दिया तो चंद्रा नाराज सी लगी, अतः इस काम से दूर ही रहती थी। उस दिन जब चंद्रा टिफिन तैयार कर रही थी तो अर्पणा जी ने पास जाकर कहा, श्रीकांत को कटहल की सब्जी बचपन से ही बहुत पसंद है, इसे टिफिन में दे देना। चंद्रा बोली, पहले की सब्जी भी तो फ्रिज में रखी है, पहले उसे खत्म होने दीजिए। और उसने श्रीकांत के टिफिन में पहले वाली सब्जी ही डाल दी। अर्पणा जी ने सोचा, ठीक ही तो कह रही है, पहले की बनी सब्जी पहले खत्म होनी चाहिए। कटहल की सब्जी शाम को खा लेगा, इसमें क्या हर्ज है। शाम को चंद्रा ने दफ्तर से लौटकर कुछ और सब्जियां बना ली और श्रीकांत को वही परोसी। बाद में उसने कटहल की सब्जी औरों की थाली में डाली, पर श्रीकांत को नहीं दी। रोटियां बनाते हुए अर्पणा जी सब कुछ देख रही थी, पर बोली कुछ नहीं। उन्होंने सोचा,
कल टिफिन में दे देंगी, इसमें क्या है। दूसरे दिन अर्पणा जी जब रसोई में आई तब तक श्रीकांत का टिफिन भरा जा चुका था। उन्होंने दिनेश जी के लिए नाश्ता लगाने के लिए फ्रिज खोला तो देखा रात वाली सब्जी समाप्त है और कटहल की सब्जी उतनी फ्रिज में रखी है। उन्होंने सोचा हड़बड़ी में शायद बहू श्रीकांत को कटहल की सब्जी देना भूल गई हो। कोई बात नहीं, वह सब्जी बदल देती हैं। उन्होंने डब्बा खोला ही था कि चंद्रा आ गई और जोर से बोली, यह आप क्या कर रही हैं? मम्मी जी मेरी जासूसी कर रही हैं। क्या मैं आपके बेटे को अच्छा खाना नहीं देती? आप सब्जी बदलने की कोशिश कर रही हैं। बोलते बोलते वह रोने लगी। शोर सुनकर श्रीकांत आ खड़ा हुआ, बोला, चंद्रा ने टिफिन दे तो दिया था, फिर तुम उसे खोलकर क्या देख रही हो? वह मेरी पत्नी है, कोई मेरी दुश्मन नहीं जो मुझे खराब खाना देगी। अर्पणा जी हैरान सी खड़ी थी। वह किससे क्या कहें? इतना तो वह समझ चुकी थी कि बहू को ईर्ष्या रूपी नागिन ने डस लिया है। उसे डर लग रहा है बेटे के प्रति माँ के स्नेह से, इसलिए उसने श्रीकांत के कान भी माँ के विरुद्ध भर दिए हैं। तभी तो वह माँ से इस लहजे में बात कर रहा है। आधे झूठ की चाशनी में डुबोकर चंद्रा ने मुझे यह वाकया सुनाया। तभी भी सच मेरे सामने आ गया। मैंने सोचा अगर चंद्रा की सास शुद्ध सोने की बनी होती तो भी मेरी बेटी उनमें कोई ना कोई खोट निकाल ही देती। अब युग उलट गया है। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने सच ही कहा था कि हर क्रिया की समान और विरोधी प्रतिक्रिया हुआ करती है। पहले बहुओं को उनकी सास दबा कर रखती थी, अब बहुएं वही अपनी सास के साथ करना चाहती हैं। पहले माँ करती थी कन्यादान, अब चाहे अनचाहे करना होता है उसे पुत्रदान। कल बेटी पराया धन थी और आज बेटा पराया धन हो गया है।